लोगों ने बहुत उंगली उठाई उसके और मेरे रिश्ते पे। मेरी मम्मी हॉस्टल में काम करती थी, रोटी बनाने का, बर्तन मांजने का। एक्चुअली मुझे इस चीज़ का दुख है कि वो ये सारी चीज़ें देख नहीं पाए। बड़ा कर पाओगी या कभी ऐसा लगा, कभी कोई ऐसी इंट्यूशन हुई? सिर्फ इतना था कि काश मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर मुझे ये भी पता था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी क्योंकि इसमें जो मेडिकल होता है उसमें मैं आउट हो जाऊंगी। कैसा महसूस हुआ था जब ये गले में आया था? जब ये गले में आया था तब उस टाइम मैं रो रही थी। तुम्हें किसी ने बताया है कभी बचपन से कि तुम बहुत सुंदर हो? गज्जू बोलता है। मम्मी ने मना नहीं किया कि ऐसे किसी लड़के के पास जा रही हो? अभी आप सारे राज 90% जो लेडीज होती हैं, वुमेन होती है, उनका शादी के बाद चीजें छूट जाती है। तुम्हारी शुरू हुई? एक टाइम वो आ गया था कि मेरे हस्बैंड ने सब कुछ खत्म कर दिया था मेरे लिए। अगले दिन तुमको ले गया जिम ट्रेनिंग कराने। यस। स्पोर्ट्स के लिए, दवाई के लिए या किसी और चीज के लिए किसी रिश्तेदार के पास मदद लेने गए हो? मदद का तो पता नहीं, हाँ मजाक जरूर उड़ाई थी। शायद कोई बाप अपनी बेटी के लिए भी नहीं कर सकता इतना जितना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया है। नमस्कार, वेलकम टू जाने मन विद जय मैदान। आज मैं इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको ये दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी और पूरा टाइम मैं इसको गोद में रख कर बैठूंगी क्योंकि मेरे नसीब में तो ये नहीं है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द गेस्ट दैट वी हैव टुडे। हमने बहुत लोगों का मन जाना, लेकिन एक हीरो का मन कैसा होता है ये हम आज जानेंगे। एंड पूरे मेरी बातचीत के दौरान मैं बहुत बार इमोशनल होने वाली हूँ। मैं बड़ी देर से कंट्रोल कर रही हूँ एंड एक्सक्यूज मी इफ दैट हैपन्स, बट इट्स नेचुरल, आई कांट हेल्प इट। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वेलकम सिमरन विथ मी, सिमरन शर्मा। इन्होंने अपनी फैमिली, अपने नाम, अपने गाँव, अपने परिवार, अपने हस्बैंड, खुद को तो जो फीलिंग ऑफ प्राइड दी है वो दी है। बट ये हमारे देश के लिए देखिए, इट्स अ ब्यूटिफुल पैरा ओलंपिक मेडल दैट शी वन, और ये आप ही के हाथ में सुंदर लगेगा, that she won for our country, our nation in 200 meter race, first woman, Indian woman to do that, correct? कैसा महसूस हुआ था जब ये हाथ में आया था, गले में आया था बेसिकली? एक्चुअली मैम जब ये गले में आया था तब उस टाइम मैं रो रही थी क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ हो गया था और तैयारी तो गोल्ड की ही थी। उससे पहले मेरी 100 मीटर रेस थी तो उसमें हैमस्ट्रिंग में पेन आ गया था। एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो ऐसा मेरे साथ पहले 2 बार और हो चुका है, ये तीसरी बार हुआ था मेरे साथ। तो जब 100 मीटर में मेडल, उम्मीद नहीं थी तुमको ये आएगा? शायद नहीं थी क्योंकि मेरा मेन गेम जो था वो 100 मीटर था, मतलब जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है और जिसको मैं बहुत इंजॉय के साथ करती हूँ, तो वो 100 मीटर है। और 200 मीटर कहीं ना कहीं इंड्योरेंस वाला था तो थोड़ा डर लगता था 200 मीटर से। तो 100 मीटर में जब मैंने हीट्स लगाई, 3 रेस थी 100 मीटर में, हीट्स लगाई तो मेरे को थोड़ा ग्रोइंग में पेन आ गया। तो मैं मतलब कोच कम हस्बैंड जो है उनसे मैंने बोला कि मेरे को पेन आ गया। एक ही चीज़ बोल देते, हस्बैंड बोल दे। हस्बैंड बोल देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को पेन आ रहा है। तो हम सब बहुत टेंशन में हो गए थे, बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया था। और अगले दिन मेरी सेमीफाइनल और फाइनल थी। तो पहले मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मसल टूट चुकी है, मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे थी और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई, मैंने स्टार्ट लिया और मेरी मसल में से आवाज़ आई बहुत तेज। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं मैं अपने पैरों पे कब चली थी, फिर मेरे को उठा के ले गए थे उधर से ऐसे। तो वो फीलिंग बार बार आ रही थी कि यहाँ पे वो चीज़ दोबारा ना हो जाए। तो मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। और रेस में मेरा एक ही पैर चल रहा था और दूसरा मतलब बहुत कम पैर चल रहा था, खुल नहीं पा रहा था वो। तो मैं 100 मीटर में मेडल आउट हो गई, 4th रह गई मैं। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख आपको 4th आने पे ही होता है क्योंकि आप मेडल के बहुत करीब होते हो। तुम 3rd पे भी ज्यादा खुश नहीं लग रही हो। मतलब मैं खुश हूँ पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस मेडल। मैंने तुमको पहले भी कहा कि जिस दिन तुम सेटिस्फाइड हो जाओगी उस दिन तुम रिटायर हो जाओगी। सेटिस्फैक्शन तो कभी प्लेयर को और एम्बिशियस आदमी को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ग्रैटिट्यूड ज़रूर होना चाहिए। और उसको याद दिलाने के लिए हम उस 9 साल की सिमरन के पास चलते हैं, वो जब तुम्हारी 9 साल की उम्र थी।
वो एक इंसिडेंट बताओ जिसके बाद तुमको ये लगा था कि भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं हुआ, ये मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है और ये मेरे साथ मैं ही क्यों, ऐसा हुआ था? हाँ, मतलब बचपन से ही लगता था बहुत ज़्यादा। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, और मुझे लगता है कि जब आप घर से फाइनेंशियली वीक हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, तो कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं आता आपके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और मैं उस टाइम की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि इंसान को पैसे से ही देखा जाता है हमेशा, और बहुत नीचा दिखाया जाता है उस इंसान को जिसके पास पैसा नहीं होता। तो हमारे रिलेटिव्स ज़्यादातर अच्छे खासी फैमिली थी और सबकी, पर किसी ने मदद नहीं की? मदद का तो पता नहीं, हाँ मजाक ज़रूर उड़ाई थी। तो कभी ऐसा हुआ तो कि स्पोर्ट्स के लिए, दवाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए किसी रिश्तेदार के पास मदद लेने गए हो? कि नहीं की थी एक्चुअली। मेरी जो बुआ है, छोटी बुआ है, उन्होंने पापा के लिए काफ़ी हेल्प की थी। पर मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे मेरी वजह से, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। अभी तो नहीं होती, अभी मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि इससे अच्छा मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था। अभी वो काफ़ी प्राउड करते हैं मेरे ऊपर। पर मतलब मुझे तुम्हें गिफ्ट्स देते मिलते हैं तो? गिफ्ट्स नहीं, मतलब इतना उससे नहीं मिलते हैं अभी भी। पर हाँ, मुझे मम्मी बताती हैं, घर वाले बताते हैं कि तुम्हारे लिए वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो एक ये मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि मैं शर्मा हूँ और पंडितों में ये सब नहीं चलता। और वो मुझे लगता है वो उनकी गलती नहीं है, वो शुरू से ही ऐसा चीज़ें चलती आ रही है। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, लोग अपना नहीं पा रहे थे, खासकर मेरी साइड वाले। उसके बाद मेरे मतलब 2019 की बात है ये, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। क्योंकि एक टाइम वो आ गया था कि मेरे हस्बैंड ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था मेरे लिए। वो शूज़ लेस हो गया था, उसके पास शूज़ भी नहीं थे अपने, मतलब जिसको शूज़ भी नहीं थे? शूज़ भी नहीं थे उसके पास। और मतलब मेरी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, वो एक खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, क्रॉस कंट्री करता था, और उसको सबसे ज़्यादा शौक था शूज़ का, दौड़ने का, नए नए शूज़ का। और वो जैसे जूस पीते हैं ना, तो हम एक दुकान पे, वो मेरे लिए कभी उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। लाइक मेरे हस्बैंड ऐसा था जैसे कि एक फादर अपनी बच्ची के लिए करता है। तुम्हें भगवान ने कमी पूरी करके दी ना? हाँ, सारे रिश्ते एक में दे दिए। सारे रिश्ते एक में दे दिए। मतलब मैं उसके लिए बता भी नहीं सकती, शायद कोई बाप अपनी बेटी के लिए भी नहीं कर सकता इतना, जितना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया है। और जिस दिन मेरा मेडल आया था तो सबसे ज़्यादा वही रोया था। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे ब्लेस किया है बहुत, एक ऐसी चीज़ दी है मुझे कि मुझे नहीं पता कि मुझे वो कैसे मिल गया। लोगों ने बहुत उंगली उठाई उसके और मेरे रिश्ते पे, पर शायद वो नहीं होता तो पता नहीं मैं कहाँ होती। उसने तो होना ही था क्योंकि तुमने जो जीतना था। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान नीचे अपने आप तो आ नहीं सकता, तो कोई ना कोई फॉर्म लेता है, कभी फादर का, कभी मदर का, कभी दोस्त का, कभी टीचर का, और कभी हस्बैंड का। हस्बैंड का रेयर होता है, तुम कई 100 करोड़ में कोई एक आदमी रही होगी कि जहाँ पर हस्बैंड इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो। अदरवाइज एवरी, कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, वो मतलब गांव भी देखा है, शहर भी देखा है। बहुत लड़कियां मेरे पास आई मेडल के बाद, उन्होंने बोला कि दीदी हमने गेम किया था और शादी के बाद सब छूट गया। तो मैंने देखा है 90% जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, उनका शादी के बाद चीज़ें छूट जाती हैं। तुम्हारी शुरू हुई? मेरी शादी के बाद चीज़ें शुरू हुई। अगले दिन तुमको ले गया जिम ट्रेनिंग कराने। यस। औरतों वो कुछ समझते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जो उनके हस्बैंड होते हैं, और खासकर वो खुद वर्किंग हो और उनकी वाइफ वर्किंग ना हो, तो बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं समझते, पूरा डिपेंड होना पड़ता है उनके ऊपर। पर मुझे वो चीज़ें कभी फील नहीं हुई। और उसने एक टाइम ऐसा भी था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके ऊपर 7-8 लाख का कुछ कर्जा हो गया था मेरी वजह से। उसका एक प्लॉट था जो उसने पहले ख़रीदा था कभी, वो उसने बेच दिया था। लोग बोल रहे थे कि
अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, और पता नहीं खुद की गवर्नमेंट जॉब है, बर्बाद हो गया है ये, और आने वाले टाइम में देखना तुम इसका क्या हाल होगा, इसको कोई पूछेगा भी नहीं। लोग ऐसी बात करते थे। और वो 2019 मेरे लिए वो टाइम था कि एक साइड मेरे फादर लाइक वेंटिलेटर पे, समझ सकते हो आप, उनको वेंटिलेटर पे थे, और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई हुई थी, और मेरे पापा एक एक हफ्ते में आधी आधी रोटी खाते थे। क्यों? जिससे कि उनको वॉशरूम ना जाना पड़े, उनको टॉयलेट ना करना पड़े, फ्रेश ना होना पड़े। तो वो खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, क्योंकि उनको ले जाने मतलब सीढ़ी थी, 2 सीढ़ी थी, तो वो कैसे चढ़ के वॉशरूम जाएंगे। और एक स्टूल बनवा रखा था जो जिसमें छोटे छोटे टायर थे, तो वो उस पर घिसड़ के जाया करते थे वॉशरूम तक। मुझे वो टाइम याद है कि मेरे पापा ने मेरे पास फ़ोन करके ये बोला था कि बेटा मेरी आंखें जा रही हैं, तो तू मेरा एक चश्मा बनवा दे, मैं अंधा होके नहीं मरना चाहता। उन्होंने मेरे से ये बात बोली। तुम चश्मा बनवा पे? मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मतलब हाँ, उनकी 50-100 रुपए की दवाई आती थी, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनके लिए दवाई ला सके। उनकी इस दवाई के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी मम्मी हॉस्टल में काम करती थी, रोटी बनाने का, बर्तन मांजने का, और मतलब मम्मी ने ही पाला था। हम 3 भाई बहन हैं, तो घर का, बाहर का, हमारी पढ़ाई का सब मेरी मम्मी देखती थी। तो वो उनके मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, वो मेरी हीरो है। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, सब वो मेरे लिए हीरो है। वो देखेंगी तो मुझे वो बहुत इमोशनल हो जाएंगी। अभी भी, आज तक भी वो बाहर दिल्ली में रह के एक हॉस्टल में खाना बनाती है। शायद अभी मैं उनको वहाँ से बुला लूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पापा को अगर कुछ हो गया तो शायद मुझे बताएंगे नहीं वो लोग। उसके बाद मेरा वहाँ पे मेडल नहीं आया, और मुझे सिर्फ मेडल इसलिए चाहिए था कि मैं अपने पापा का इलाज करा पाऊँ। मैं बहुत रोई उस टाइम पे कि अब पापा चले जाएंगे, अब हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा। उसके बाद मैं वहाँ से मेडल आउट हो गई, मैं वापस आई। मेरे पास लेटर आया कि यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर टोक्यो 2020। तो थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ शायद अभी कुछ हो सकता है। उसके बाद 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से, और मैंने उस टाइम पे सब कुछ ख़राब हो गया था कि मुझे चारों तरफ से कुछ नहीं दिख रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे मैंने सुसाइड करने की कोशिश की कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरा जो पति सब कुछ झेल रहा है वो मेरी वजह से झेल रहा है। एक मुझे लगता है कि मैंने सबको बर्बाद कर दिया है। मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रही, मेरे घर वाले दुखी हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल बर्बाद हो गया है मेरे लिए, उस कुछ भी नहीं दिख रहा है कि अभी आगे क्या करना है। तो वो आया, मैंने अपने खून से एक पेपर पर लिखा था कि सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है मैं इतनी वीक नहीं हूँ, पर उस टाइम पे वो सब कुछ चल रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं रहूँगी तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाएगा गज्जू। उसके बाद उसने मुझे आके उठाया, वो पेपर देखा, उसने मेरे को चाटा मारा खिंचा के कि यार हम सोल्जर हैं, हम हार नहीं मानते, हम लड़ते हैं हर चीज़ से, और तुमने कैसे हार मान ली जब मैं नहीं मान रहा। हम कोई बात नहीं, सब गिरते हैं, हम गिरे हैं, हम उठेंगे, हम फिर गिरेंगे, हम फिर उठेंगे, पर तुमने हार कैसे मान ली? तुम बुज़दिल हो जो तुमने हार मान ली। तुम एक आर्मी वाले की वाइफ हो, और वाइफ का मतलब तुम सोल्जर ही हो, तो तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तो वहाँ से फिर 4 दिन बाद खबर आई कि पापा चले गए। मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रो भी नहीं रही थी, मैं खा रही थी, हंस रही थी, सब मुझे देख के सोच रहे थे कि क्या हो गया इसको। सब चीज़ हो गई,
मैं शमशान घाट गई थी। मैं, मेरे पापा की आखिरी इच्छा ये थी कि मैं लास्ट टाइम पे मैं रहूं, मतलब मुझे मेरे आए बिना उनको नहीं भेजा जाए। कितने भाई बहन हो? 3? हम 3 भाई बहन हैं, 1 भाई 2 बहन। मेरा भाई लड़ रहा था एक्चुअली शमशान घाट में, क्योंकि उनकी बॉडी पे ना जख्म बहुत ज़्यादा थे मेरे पापा की। तो डॉक्टर ने बोला था कि इनको ज़्यादा देर रखा तो कीड़े पड़ जाएंगे बॉडी में। तो उसके बाद मेरा भाई लड़ रहा था रिश्तेदारों से कि, और रिश्तेदार बोल रहे थे कि लड़कियों को नहीं लाते हैं, दाह संस्कार हाँ करो। तो और उसका इतने में तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चंडीगढ़ में थी उस टाइम पे, तो 4 घंटे लगते हैं वहाँ पे आने में। तो मेरे भाई ने बोला कि जिसको जाना है वो चला जाओ, जब वो आएगी तभी मैं आगे चीज़ें करूँगा, और उसके आने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। फिर मैं वहाँ पे गई, पता नहीं शायद 1-2 सेकंड के लिए रोई थी, उसके बाद शांत की, पता नहीं एक इट वाज अ शॉक, ट्रॉमा हाँ। में थी तुम? फिर मैं 2-3 महीने बाद मैंने गज्जू को बोला कि मुझे लगता है शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं सो भी नहीं पा रही थी, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद गज्जू ने डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया हमने। उन्होंने मुझे पता नहीं मेरे से क्या बोला, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोई वहाँ पे। और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कराया कि ये हाँ पापा नहीं है। वो मेरे से बार बार बोल रही थी कि तुम्हारे पापा नहीं है, वो जा चुके हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। वो मेरे अंदर से निकला सब कुछ। फिर मैं कम से कम 3-4 दिन तक मैं रोती रही, अभी भी। गला भारी हो रहा है। तुम्हें लगता है कितने खुश होते होंगे तुम्हारे ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद? एक्चुअली मुझे इस चीज़ का दुख है कि वो ये सारी चीज़ें देख नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं देख रहे होंगे? एक बाप का सबसे बड़ा सुख होता है। आज अगर वो होते और मेरा मेडल देखते तो मुझे नहीं लगता दुनिया में शायद उनसे ज़्यादा खुश कोई होता। बहुत मिस करती हूँ। पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो तुम्हें देख ही रहे होंगे। अभी पूरी तरीके से उनकी ब्लेसिंग से काम हो रहा होगा, और तुम इतनी स्ट्रांग हो, और अपने परिवार का, अपनी मदर का, और मैं इतनी इमोशनल किसी पॉडकास्ट में नहीं हुई। तुम्हें किसी ने बताया है कभी बचपन से कि तुम बहुत सुंदर हो? गज्जू बोलता है। इससे पहले स्कूल में या नहीं। पढ़ाई करते समय या आसपास में, पड़ोस में? नहीं। ऐसा कभी हुआ कि तुम छोटी थी और तुम, जब बच्चे होते हैं तुम कैसे एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी होता था कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे स्कूल के बच्चे, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता हो या कुछ ऐसे शब्द बोलता हो जो बहुत चुभते हो? एक्चुअली बच्चों ने तो कभी नहीं उड़ाया, पर हाँ जो रिश्तेदार थे या कुछ टीचर्स भी ऐसी थी, लाइक मेरी प्रिंसिपल थी, वो लोग मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। मेरी प्रिंसिपल, और ऐसा क्यों पसंद नहीं करते थे? उन्होंने कभी ऐसे मुंह पे बताया नहीं, पर मुझे वो महसूस तो होता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैं और लोगों से थोड़ी अलग हूँ, तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम मेरे साथ वो रहेंगी या मुझे देखेंगी तो ऑब्वियसली उनको समझ में आएगा कि कोई तो प्रॉब्लम है। मैं चीज़ों को शुरू में फेस करने से भी डरती थी, किसी से बात करने से डरती थी, ऐसे नीचे मुंह करके बात करती थी कि मतलब कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नए नए सवाल पूछते थे कि ये कितनी उंगली है, ये देख, इधर देख, ऐसे टेढ़ा क्यों देख रही है, या किधर देख रही है, किधर बात कर रही है, ऐसे नई नई चीज़ें बोलते थे। उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था। लोग आज भी वही हैं, पर मुझे लगता है शायद मैंने खुद को बदल दिया। अब मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तुम इस प्रोसेस में थी और लोग इस तरीके से बोलते थे और छेड़ते थे और तुम्हें ऑफ कोर्स बुरा लगता होगा, मतलब ये कोई दूसरी बात नहीं है, तो तुमको कभी ऐसा लगता था कि मैं एक दिन इसका जवाब दूंगी, अपनी सक्सेस से इसका जवाब दूंगी? कभी ऐसी फीलिंग होती थी कि कुछ बड़ा कर पाओगी, या कभी ऐसा लगा, कभी कोई ऐसी इंट्यूशन हुई? एक्चुअली जो सच है वो ये है कि मुझे नहीं लगता था कभी भी कि मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि
मेरा सिर्फ इतना था कि शायद काश मेरी जॉब लग जाए कोई, और कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर मुझे ये भी पता था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी क्योंकि उसमें जो मेडिकल होता है उसमें मैं आउट हो जाऊंगी। तो मुझे ऐसा था कि कहीं मैं अपने परिवार की हेल्प कर पाऊँ, मेरी 8-10 हज़ार रुपये की कहीं नौकरी लग जाए तो मैं अपनी फैमिली को हेल्प कर सकती हूँ, मैं मम्मी को काम नहीं करने दूँगी, यही सारी चीज़ें चलती थी। पर जो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया वो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। वो मेरे से हमेशा बोलता था कि मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकती और मुझे ये पता है मैं तुमसे करवा दूंगा। तो तुमको किस्मत में बिलीव होता है? किस्मत में है, बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है मेडल जो नहीं आए वो मेरी किस्मत में थे, कि नहीं, मेरी मेहनत मेडल के हिसाब से बहुत अच्छी थी, पर जो मेरे मेडल नहीं आए वो मेरी किस्मत थी। मतलब खराब वाली किस्मत तुम्हें दिखती है, नहीं, अच्छी वाली नहीं अच्छी भी दिखती है। अच्छी वाले 2 पॉइंट बताओ। जो मेरे मेडल आए वो भी मेरी किस्मत से आए। ठीक है, और दूसरी अच्छी बात बताओ। जो मेरी शादी हुई वो मेरी अच्छी किस्मत थी। क्योंकि अचानक उसका मिलना, तुम्हारा उस स्टेडियम में जाना, फिर तुम्हारा उसके पास जाकर प्रैक्टिस करना, तो तब कैसा था तुम्हारा इमोशनल स्टेट? मतलब प्यार में रहकर कैसा महसूस होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसको मैंने पहली बार देखा तो मैं उसके ऊपर हंसती थी कि पागल आदमी है। कि ऐसा क्यों? इतना भागता है, नौकरी लग गई। तो मेरे साथ वाले भी जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे कि देखो कितना पागल है, फौजी है ना, इस दिमाग नहीं है इसमें, और भागता है, नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद कौन इतनी मेहनत करता है? तो मतलब सबका यही कहना होता था। मैं भी उनके बीच में मिलके बोलती थी कि हाँ पागल है बिल्कुल। इतने ऐसे टायर लगा लगा के मतलब 10-10 किलोमीटर भागता था। तो मैंने कहा पागल है। फिर ऐसे ही मैं एक दिन ट्रेनिंग कर रही थी तो वो मेरे पास आया, बोला कि क्या करती हो तुम? तो मैंने बोला कि ऐसे 100 मीटर। बोल रहे क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में? मैंने बोला मैं तो अपनी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना चाहती हूँ। बड़े एटीट्यूड में बोला मैंने उसको। तो बोल रहा है अच्छा, तो फिर उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ तो करूँगी, क्योंकि भाई लड़कियां तो बोल देती हैं करूँगी ऐसे। मैंने ही बोल दिया। तो फिर बोलता ठीक है करो, छोड़ना मत, और कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बात होने लगी। तो फिर उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम पंचकुला आ जाओ, और यहाँ पे सिंथेटिक स्टेडियम है, यहाँ कोच भी अच्छे है, यहाँ पे ट्रेनिंग करवा के तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो मैं मम्मी को बता के चली गई कि मम्मी ऐसे ऐसे दोस्त है, परमिशन। तो मम्मी ने मना नहीं किया कि ऐसे किसी लड़के के पास जा रही हो? कौन है, क्या है, नहीं, कैसे? दोस्त बताया था ना। दोस्त बताया था। तब तक प्यार हो गया था? नहीं हो गया था, पर दोस्त बताया था। अभी आप सारे राज चलो अब तो शादी हो गई, अब हाँ। थोड़ा सच आ भी जाए तो क्या तकलीफ है? हाँ। मुझे बताओ, अगर तुम्हें जिंदगी में 2 चीजें बदलनी हो आज की, काश ये ना हुआ होता और ये ना हुआ होता, तो वो कौन सी 2 चीजें हैं जो तुम बदलोगी? पहली ये चीज़ कि मैं मेरे फादर वापस आ जाए, पहली एक ही चीज़ है। दूसरा जो मेरी मम्मी ने सारी चीज़ें फेस करी है, ऐसा मतलब जो अभी तक भी कर रही हैं, मैं उनकी उनकी वजह सारे खुशियाँ दे दूँ मैं उन्हें। बस यही 2, पापा और मम्मी के लिए ही चाहिए। बाकी मैं मेहनती हूँ, मैं कर लूँगी सब। और अगर कोई 2 चीज़ें ऐसी हो लाइफ में जिसको तुम आगे जाकर, जैसे मैं एक एज अ प्रैक्टिस क्या करती हूँ, मैंने तुमसे भी बातचीत करी और मैंने देखा कि तुमने पहली चीज़ कही कि मुझे ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए, हासिल करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि मुझे तो कुछ आसानी से मिल ही नहीं सकता, तो मुझे तो अपने आप को खूब अच्छे से रगड़ना है, मेहनत करनी है और फिर करना है। तो मेहनत, ये तुम्हारा दूसरा सिनोनिम बन गया, यानी कि सिमरन इज इक्वल टू मेहनत एंड मेहनत इज इक्वल टू डिफ़िकल्टी। तो ये तुम्हारी अपनी जो प्रोग्रामिंग है, ये मुझे लगा कि एक गड़बड़ बात है। दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत जो है ये एक्सटर्नल फोर्स से आती है, इंटरनल से नहीं। यानी कि अगर कोई कंपटीशन है और बाय चांस उसमें गजेंद्र जी ना जा सके, तो मुझे नहीं लगता कि तुम दौड़ भी पाओगी। ऐसा हुआ है। हुआ है ना? टोक्यो में गई थी मैं, और ये भी हुआ है कि जहाँ जहाँ वो गया है वहाँ मैं बिना मेडल के वापस नहीं आई आज तक, चाहे कितना ही बड़ा कंपटीशन हो। और जहाँ जहाँ आज तक वो नहीं गया वहाँ मेरा मेडल नहीं आया।
इसको आप कुछ भी कह सकते हो। सो सिमरन प्लस गजेंद्र इज इक्वल टू मेडल। यस। मेरे भाई ने मेरे से बोला था कि जब मैं टोक्यो से वापस आई थी, तो मेरे भाई ने मेरे से बोला था कि अगर वो जाता तो तेरा मेडल आता, वो चाहे कैसे भी आता। तो मुझे आज आके उसकी बात ये सच लग रही है कि हाँ, शायद वो सच बोलता है, क्योंकि वो सब कुछ लगा देता है अपना। वो एक बात बोलता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना चाहिए। मर्दानगी उसमें नहीं है कि मैं तुम्हें दबा के रखूँ, मर्दानगी उसमें है, मैं असली मर्द तब हूँ जब मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँ। सो ब्यूटीफुल। और असली औरत क्या बन करती है, उसका क्या फर्ज होता है, ये कोई कि उसके जो वो कर रहा है उसके बिल्कुल साथ में चले। बहुत सुंदर। मैं जो वो करता है मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। वो कुछ गलत करता है मैं उसको समझाती हूँ कि मतलब नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, और वो बाद में जाके उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है कि थैंक यू सिमरन, तुमने मुझे। दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तुमने कभी एक शब्द सुना है सोलमेट? यस। और तुमको लगता है कि वो तुम्हारा सोलमेट है? यस। और ऐसी कौन सी 3 चीज़ होती है जो हमें अपने सोलमेट में दिखनी चाहिए? एक तो वो हमसे निस्वार्थ प्यार कर रहा है, बिल्कुल वो। तुम बिलीव करती हो इस कॉन्सेप्ट में कि कोई किसी से निस्वार्थ भी प्यार कर सकता है? यस। पहले मैंने सुना था कि कोई किसी से बिना लालच के प्यार नहीं कर सकता। आपस में जो मतलब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, जो आपस में इनका प्यार होता है, वो भी मुझे लगता है एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है। और मेरे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ इन सब चीज़ों को साइड कर दिया गया और मैं फर्स्ट थी कि नहीं, तुम्हारे से बढ़ के कुछ नहीं है। ये शरीर हमारा मिट्टी का है, ये एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा, कुछ नहीं है, पर तुमसे बढ़ के कुछ नहीं है, तुम्हारे सपनों से बढ़ के कुछ नहीं है। उसने बोला मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, पर मैं उस चीज़ को तुम्हारे अंदर देखता हूँ। तुम्हारे सपने पूरे होंगे तो वो तुम्हारे से ज़्यादा मेरे सपने हैं। तो वो मुझे लगता है वो सच्चा सोलमेट है। और दूसरी बाकी 2 क्वालिटी, ये तो सपने पूरी करनी और सपोर्ट वाली हुई, और ऐसी कौन सी जो उनको बहुत सारी लाखों करोड़ों लड़कियां देख रही होंगी, वो समझेंगी इस बात को? मुझे लगता है मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हें उसको भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, अगर मेरे से कोई गलत बोल रहा है या मेरे लिए कोई गलत सोच रहा है या मुझे कुछ गलत कह रहा है, तो उसके लिए मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आगे खड़ा रहता है। मतलब वो तुमको प्रोटेक्ट करता है? वो मैं बोल रही हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज की। वो हर चीज पहले ही समझ जाता है। और वो जो बोलता है ना, वो उसको पहले ही देख लेता है कि इससे पहले मैं हूँ। मतलब तुम्हें मेरे से बात करना पड़ेगा। हाँ। और तीसरी क्वालिटी मुझे लगता है एक हस्बैंड से अलग होके मैं उसकी एक क्वालिटी बताऊँ तो वो जिसका साथ देता है ना, फिर वो उसके लिए जान लगा देता है अपनी। और वो जिसके साथ नहीं होता वो बिल्कुल मुंह पे होता है। जैसे कि मेरे साथ एक और लड़की भी प्रैक्टिस करती है, तो वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वो जिसके भी साथ है वो निस्वार्थ है बिल्कुल। अपनी फैमिली के लिए, कोई बाहर उसका दोस्त बना है उसके लिए, अगर वो किसी के साथ है तो वो उसके लिए अपनी गर्दन भी कटवा देगा। वो इतना साथ होता है उसके लिए। तो वो तुम्हारा जैसे अपने लिए सपना है देश के लिए गोल्ड लाना, बार बार गोल्ड आना, क्योंकि तुम्हें सिल्वर और ब्रॉन्ज तो मज़ा ही नहीं आता देखकर। तुम्हारा गजेंद्र के लिए क्या सपना है? मेरा सपना है कि उसको दुनिया जाने, जैसे एक खिलाड़ी को दुनिया जानती है। वो तुम्हारे जितना ही इक्वल हो जाएगा, तुम पूरी परफेक्ट ट्रैक पर हो। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा पहचान उसकी हो, क्योंकि वो हर चीज़ में मेरे लिए मेहनत करता है। उसको भी कहीं बुलाया जाता है ना, तो वो मुझे आगे कर देता है कि नहीं तुम करो। और वो मुझे देख के ऐसा इतना खुश होता है ना, मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो मेरे को देख के इतना खुश होता है जैसे पता नहीं उसको ज़िंदगी की कौन सी बड़ी खुशी मिल गई है। जब मेरा मेडल आया था तो एक लड़का रोता नहीं है कभी, और फौजी तो कभी नहीं रोता। मेरा मेडल आया था वो फूट फूट के रो रहा था। पूरी जितनी पब्लिक थी सब उसको देख रही थी, और उसने ऐसे चिल्ला के भीड़ में बोला, नाउ माई वाइफ इज ए वर्ल्ड चैंपियन। ये वो किसी भी इंटरव्यू में आप सुनोगे तो वो बोलता है कि मैं एक प्राउड हस्बैंड हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि
ये मेरी वाइफ है और ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये पैरालंपिक मेडलिस्ट है, वो अपने आप को कभी नहीं बताता कि मैंने बनाया है इसको। वो अपने आप को हमेशा ढक के रखता है, वो हमेशा फ्रंट पे मुझे रखेगा कि ये मेरी वाइफ है और मैं बहुत प्राउड हस्बैंड हूँ। तो वो प्राउड हस्बैंड नहीं है, मैं प्राउड वाइफ हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल। वो पिलर है, एक बोलते हैं ना कि एक गीली मिट्टी थी, उसको डिजाइन उसने दिया है। एक खिलाड़ी को एक कोच बनाता है। अगर मैं आपको कोच का बताऊं तो, पर कोच एक नींव होती है ना, नींव रखी जाती है, वो हमेशा ढक जाती है, ऊपर का घर दिखता है। तो यही कोचेस के साथ होता है कि कभी भी खिलाड़ी दिखता है, उसका कोच का। तुम्हारे कोच के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा सिमरन। मुझे लगता है कि किसी भी कोच के साथ नहीं होना चाहिए, सब दिखने चाहिए। और गज्जू मतलब वो जितनी मेहनत करता है वो ये सब डिजर्व करता है, शायद मेरे से भी ज़्यादा। आज मुझे बड़ा दुख है, उसको फीवर है और मैं वो आ नहीं पाए और हम साथ में बात नहीं कर पाए, बट ये कॉन्टिन्यूड रहेगा। मुझे बताओ, नींव और घर से मुझे याद आया, घर बना लिया अपना? हाँ मैम, अभी मम्मी को घर दिया है। वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। क्योंकि जो पहले घर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब इतना ख़राब था कि वो कब गिर जाए, उसमें छोटे बच्चे रहते थे, तो वो उसकी भी बहुत टेंशन थी। मतलब ऐसा टाइम था कि मैं एक टाइम पे प्रैक्टिस कर रही थी और उसमें जब बारिश होती है तो पूरे घर में करंट आता था। तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं ट्रेनिंग करने जा रही थी, मेरा ट्रेनिंग में मन ही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ छत गिर ना जाए, उन बच्चों को कुछ हो ना जाए। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं। तो अगले दिन मुझे पता चला कि किसी को करंट लगा है। मेरे घर वाले मुझे कभी कुछ बताते नहीं है, जिससे कि तुम्हारी ट्रेनिंग पे असर ना हो। मेरे इन लॉज भी मुझे कुछ नहीं बताते, मेरे खुद के घर वाले भी कुछ नहीं बताते। फिर मेरे दिमाग में उस टाइम पे मेरे पास मेडल भी नहीं था, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगी, मैं ये चीज़ें शायद नहीं झेल पाऊँगी। तो मैं ट्रेनिंग करने जा रही थी, मेरे कोच थे, एसएनसी थे मेरे साथ। तो वो मेरे से बात कर रहे थे, उन्हें 15 मिनट हो गए थे मेरे से बात करते हुए और मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी, मैंने सिर्फ ऐसे बोला, सर बोला था मैंने, बस सर बोला और मेरे आँख से आंसू निकलने शुरू। फिर उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू रेस्ट कर जा, बाद में मिलते हैं। फिर बाद में जब वो मुझे मिले, मेरे से पूछा तो उन्होंने बोला कि शायद तू रो के कुछ नहीं कर पाएगी, पर जैसी तेरी मेंटल स्ट्रेंथ है, तू फील कर रही है, ऐसे तो कुछ कर भी नहीं पाएगी। उन्होंने बोला कि तेरा मेडल आ गया तो तू उनके लिए सब कुछ कर सकती है, पर जो तू अभी कर रही है ना, उससे ना तेरा मेडल आएगा, तू सिर्फ रोएगी, अभी भी रोएगी और बाद में भी रोएगी। तो मुझे उस चीज़ से बहुत समझ में आया, मैंने अपने आप को समझाया कि हाँ शायद ये बात सच है। और मैंने खुद को फिर इस चीज़ के लिए तैयार करा कि मुझे अब मेडल लाना पड़ेगा। तो जब घर लेके दिया मम्मी को और भाई उसमें रह रहे हैं, तो कैसा चेहरा था मम्मी का, क्या एक्सप्रेशन था? जब मैं साइन करवाने के लिए ले जा रही थी, रजिस्ट्री कराई, पक्का मकान लेके गया, वेरी गुड। तो मम्मी बहुत इमोशनल थी उस टाइम पे। मतलब इतनी इमोशनल थी, वो मेरे से बार बार बोल रही थी कि हमारी तो हैसियत नहीं थी कि हम ले पाते, पर आज मेरे नाम पे भी घर होगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मम्मी ने कभी पहले से ये चीज़ देखी ही नहीं है। तो बहुत खुश थी वो, और उनसे ज़्यादा मैं खुश थी कि यार मैं अपनी माँ को अगर इतनी सी भी खुशी दे पाई तो वो मेरे लिए वो सुकून है। और किस कलर का पेंट कराया अंदर? कुछ येलो कलर कराया? हाँ, येलो टाइप है, अलग अलग कलर कराए हैं, टाइल्स लगवाई है। इन लॉज का भी घर बनवा के दिया मैंने। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। और अब तुम पूरा दिन जब ट्रेनिंग करती हो, मेहनत करती हो और पेरेंट्स को भी सेटल कर रही हो, और अब मम्मी का भी काम जल्दी से छूट जाएगा। आई प्रे एंड आई थिंक ये 1-2 महीने में हमें गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जो ये अपने बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि गजेंद्र मेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और तुम बार बार फिर नेगेटिव पैटर्न पर आती हो, फिर तुम्हें वापस कुएं से निकालना पड़ता है। ऐसा होता है ना कि कई बार एक आदमी को 2 घंटे लगते हैं नीचे आने में, फिर उसको 2 घंटे लगते हैं अपने आप को ऊपर आने में। ये तुम्हारा पैटर्न है। तो जब तुम नेगेटिव होती हो तो तुम्हें डांट पड़ती है अपने कोच कम हस्बैंड से?
हाँ, डांट पड़ती है और वो बोलता है तुम कितनी नेगेटिव हो, तुम जब तुमने सोच ही लिया है तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। मतलब वो मुझे डांटता भी है, और जहाँ उसे लगता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं यहाँ मतलब मुझे कोई नहीं संभाल सकता, तो वहाँ पे वो मुझे प्यार से भी बोलता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों लेती हो, गिरे हैं, हमें तो आदत है गिरने की, फिर होंगे खड़े। जब मेरा 100 मीटर में मेडल नहीं आया तो उसने बोला कि सिमरन इससे ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, ये जो हुआ है ये सबसे बुरा हुआ है, तो अभी जो तुम्हारा दूसरा गेम है उसको फ्री माइंड होके खेलो, मेडल आएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा कोई बात नहीं। और आया? और आया। तो तुम अपने माइंडसेट पर काम करती हो जैसे तुम अपनी फिजिकल स्टैमिना पे काम करती हो, ऐसे अपना माइंडसेट जो बार बार तुम, क्योंकि तुम्हारा कसूर भी नहीं है, बचपन से इतनी तकलीफ और इतना देखने के बाद आदमी के साथ जब अच्छा भी होता लगता है पता नहीं कब हिल जाएगा, मेरी ज़मीन पता नहीं कब हिल जाएगी, हर समय घबराहट होती है क्योंकि वो पैटर्न बन जाता है। तो तुम अपने मेंटल फ्रेम के लिए कुछ काम करती हो, कोई प्रार्थना, कोई प्रे, कोई ध्यान, कुछ कोई प्रैक्टिस करती हो? मैं पूजा करती हूँ। किसकी? मतलब हनुमान जी की। अरे वाह, तुम्हारा वैसे ही मंगल बहुत स्ट्रांग है, ये तो तुम अच्छा करती हो। तो मतलब मुझे उससे पॉजिटिविटी मिलती है। मैं भजन सुनती हूँ तो पता नहीं मैं सुनते सुनते रोने लगती हूँ। कौन सा तुम्हारा फेवरेट भजन है? बहुत सारे हैं, जैसे कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, ऐसा मतलब हनुमान जी के भी बहुत सारे हैं और माता रानी के भी भजन मैं सबके सुनती हूँ कि फिर उसके बाद मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। मतलब मैं जब भी बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करती हूँ, एक्चुअली मुझे लगता है चीज़ें बचपन से चलती आ रही हैं, मैं बहुत डरती हूँ। अभी तो शायद वो चीज़ें सुधर गई है, पर मैं बहुत डरती थी। जैसे डेड बॉडी हो गई, मैं उससे बहुत डरती थी। मैंने जैसे किसी की डेड बॉडी देख ली तो मैं 3-4 दिन सो नहीं पा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है। ऐसे आसपास मुझे चीज़ें महसूस होती थी कि कुछ पास नहीं है। तो फिर ऐसे में हनुमान जी का याद करके या हनुमान चालीसा करके तुम्हें कंफर्टेबल लगता था? ये मैंने पूजा भी कुछ टाइम से शुरू करी है। जब मेरे इंजरी हो गई थी तो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मुझे शायद उस साइड जाना चाहिए पॉजिटिव के लिए। तो तुम्हें लगता है कि जब हम तकलीफ में होते हैं पूजा करने से फ़र्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। मैं भगवान से नाराज़ भी होती हूँ। जब मेरा 100 मीटर में मेडल नहीं आया था तो मैं ऐसे बोल रही थी कि अब मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। हो गया तुम्हारा। हाँ, मैं अब आपसे बात ही नहीं करूँगी, जाओ। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराज़गी तो लाजमी है। और ईश्वर के साथ ये रिश्ता होना ही बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि कभी कुछ बुरा तो होता ही नहीं है। अगर 100 मीटर में आ जाता तो 200 मीटर तो कभी नहीं लाती तुम। उसमें कुछ एफर्ट ही नहीं लगता या एक सेटिस्फैक्शन आ जाती। अगर गोल्ड आ जाता तो दूसरी बार के लिए मज़ा ही नहीं होता, क्योंकि तुम हीरो बनना चाहती थी बचपन में अपनी तकलीफ़ें देख के। और जब हम मांगते हैं कि मुझे हीरो बनना है तो स्ट्रगल और फेलियर्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। एक आदमी हीरो कैसे बनेगा? ये अमीर घर में पैदा हुआ, इसने बहुत मौज की और अब इसका जाने का टाइम आ गया, ये तो कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी तो तब है जब तकलीफ है। तुम हीरो बनना चाहती थी, तुम्हें हीरो बनना था, तो ये तो तुमको देखना ही पड़ेगा। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो इसमें नेगेटिविटी और तुम्हारे नसीब का कोई कसूर नहीं है। दिस इज़ योर जर्नी, और जितनी बड़ी तकलीफ उतना बड़ा हीरो। अगर तुम एक कंफर्टेबल फैमिली में होती और अगर कोई ऐसा फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि नॉर्मल ओलंपिक्स में जाकर तुम जीतती? नहीं। तो ये जिसको लोगों ने कर्ज किया, तुमने समझा नहीं, और जो एक हमेशा तुम्हारी जिसको हम बोलते हैं ना कि ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, इसको मुझे फेस नहीं करना। जैसे तुमने कहा मैं नीचे देख के बात करती थी, तो जिसको तुम फेस भी नहीं करती थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ निकली। उसी ने वो पहचान दी, उसी ने वो स्ट्रेंथ दी। तो ईश्वर ने तो कभी तुम्हारे साथ बुरा किया ही नहीं। उसने अगर तुम्हारे फादर को फिजिकल फॉर्म में नहीं रखा तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल फॉर्म में ज़रूर रखा, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, इस काबिल बनाया कि तुम अपनी मदर को सेटल कर सको, इन लॉज को सेटल कर सको, अपने हस्बैंड का सपना पूरा कर सको, उसको वो फेम दिला सको जिसका वो हकदार है। इस सब का सोर्स तो तुम ही हो। तो तुम थैंक यू बोलती हो, कुछ नहीं कि सिर्फ नाराज़ होती हो? नहीं मैम, उसका बचपन भी जब वो मुझे बताता है तो शायद मेरे से भी ख़राब था। रोंगटे खड़े करने वाला बचपन था उसका भी। कभी आप मिलोगी तो पूछना उससे। मतलब मुझे नहीं लगता कि जितना उसने फेस किया है उतना मैंने भी किया होगा।
भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, साथ रखे, प्यार बढ़ाए और इतना मान सम्मान, यश, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस दे कि तुम अपने घर का नहीं, अपने पूरे गांव, अपने पूरे शहर का कर सको। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा टेस्ट है, ओके। ठीक है? मैं कुछ शब्द बोलूँगी और तुम्हें एक फिजिकल फॉर्म में मुझे बताना है कि ये सुनकर तुमने क्या इमेजिन किया, ठीक? ये मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लाइफ हैं, तो मैं सबसे पूछती हूँ, ठीक? और फिर इसके बाद मैं तुमको एक सुंदर सा गिफ्ट दूंगी जो तुम्हारे जैसा होगा, सुंदर और प्यारा। तो तुम रेडी हो यस। अपने गिफ्ट के लिए? ठीक है, तो जो हमारा पहला शब्द होगा, तुम्हें 10 सेकंड मिलेंगे और देख लो, अगर 3 रेड फ्लैग आए तो कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा मेडल रख लूँगी। तो पहला शब्द है पावर। जैसे ही मैं पावर बोलती हूँ तो तुम्हें क्या ध्यान में आता है? बजरंगबली। बजरंगबली। सो तुम्हारे लिए पावर का जो सोर्स है वो बजरंगबली है। हाँ। और कैसे याद करती हूँ बजरंगबली को? मैं मतलब वैसे तो रोज़ ही याद करती हूँ, पर जब मैं ब्लॉक पे बैठती हूँ तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ 1 ग्राम पावर देना। 1 ग्राम? उनकी 1 ग्राम ही बहुत है, मैं 1 ग्राम झेल नहीं पाऊंगी उनकी। अच्छा। मैं बोलती हूँ हे बजरंगबली, आओ जरा बैठो यहाँ पे, दिखाते हैं इन सबको। और 1 ग्राम पावर मांगती हूँ। हाँ। ब्यूटीफुल। सो तुम्हारे लिए पावर इज बजरंगबली की 1 ग्राम पावर, Yes. बॉडी वेट से। क्योंकि 1 ग्राम भी कोई इंसान नहीं झेल पाएगा उनकी पावर तो। और मैंने उनको राखी भी बांधी थी रक्षाबंधन। इस साल की हर साल? अभी इस साल ही बांधी थी। अच्छा, ठीक है। उन्होंने तुमको मेडल दिलाना था, इस साल का तुम्हारा राखी का गिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा शब्द बोलती हूँ। फैबुलस आंसर। हाँ, ओके। प्रॉस्पेरिटी। जैसे मैं बोलती हूँ समृद्धि या अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? घर की खुशी। घर की खुशी की क्या डेफिनेशन है? मतलब जैसे मेरे इन लॉज और मेरे मम्मी के घर वाले वो बहुत खुश हैं। पर वो किस चीज़ से खुश होंगे? जैसे भी मेरा मेडल आया और मैंने उनके लिए जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो मैंने सारी चीज़ें कर दी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता है मेरे लिए मेरा हस्बैंड सब चीज़ कर देता है, सब चीज़ ला देता है। मैं उनके लिए जब मैं किसी को सरप्राइज़ देती हूँ या मैं उनके लिए कुछ करती हूँ तो मुझे पता नहीं दिल से इतनी खुशी होती है कि मतलब यार भगवान ने इसलिए बनाया मुझे तो कि मैं किसी को खुशी दे पाऊँ। देने में समृद्धि या Yes. भरपूर Yes. प्रॉस्परस फील होता है। हाँ, मुझे किसी को देना बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैंने किसी की लाइफ बना दी। जैसे मेरे साथ एक लड़की प्रैक्टिस करती है, प्रीति नाम है उसका, हम दोनों दोस्त हैं। वो मेरे को अपना आइडल मानती है कि वो मेरे पास आई प्रैक्टिस करने और उसका मेडल आया मेरे साथ प्रैक्टिस करके। मतलब हम दोनों के मिला के 3 मेडल थे पैरालंपिक्स में। तो मुझे ये लगता है कि मैंने अगर किसी की लाइफ बनाई है ना तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। तुमने इतने अच्छे आंसर दिए हैं कि मेरा तीसरा पूछने का मन नहीं है, पर मैं अपने सिस्टम से हिल नहीं सकती। तो तुम्हें देने में खुशी मिलती है। यू नो, हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जो आदमी बार्टर करता है, यानी कि तुमने मुझे दिया मैंने तुम्हें दिया, इस गुण को बोलते हैं मनुष्य गुण। ह्यूमंस का नेचर होता है इधर लिया उधर दिया। फिर एक होता है राक्षस गण, यानी कि मैंने तुमसे ले लिया, अब मैंने देना क्या है ये छोड़ दो, ये चैप्टर क्लोज है। ऐसे भी लोग होते हैं। और एक गुण होता है देवगण, जिसको हम बोलते हैं कि देवता का गुण। जैसे हम पेड़ों को देव बोलते हैं, नदी को देव बोलते हैं, देवी बोलते हैं। यानी कि जो दे रहा है उसको चाहिए कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, देना ही खुशी है। जो देवे वो देव। तो ये तुम्हारे देवगुण के लक्षण है। ब्यूटीफुल। अब तीसरा बताओ, पीस, यानी कि शांति। जैसे मैं बोलती हूँ शांति, शांत, पीस, तो तुम्हें क्या ध्यान में आता है? मेडल। क्या बात है। तो ये मेडल तो तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे थे आधा घंटा पहले? नहीं, शांति जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा एक मतलब मेरा उससे पहले एक सपना था कि मेरा गोल्ड मेडल आए और राष्ट्रगान बजे और मैं बीच में खड़ी रहूं। वो सुकून, वो पीस, वो शांति है। मतलब देश का नाम रोशन करना Yes. तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात Yes. है। ठीक है, मुझे एक बार कोई प्लीज सिमरन का गिफ्ट लाके दे। तुम देखो मत, तुम देखो मत। तुम्हें ना अभी Oh, wow. नकली ब्रॉन्ज मिला है, ये असली ब्रॉन्ज है। जरा उठा के वजन का अंदाजा लगाओ। बैठो। Oh my God. यू नो, सो जब मैंने ये देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हमारी सिमरन है।
ये हमारे देश का ऐसे नाम रोशन करेंगी, और ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। अब ये जो भार है ना, ये तुम उठाओ। इसको जब मैं अपना नया घर बनाऊंगी ना, नहीं, तुम इसको अभी रखो, नया घर अपने आप आ जाएगा। नहीं जब बनाऊंगी ना तब इसको मैं ऐसे टेबल पे बीच में रखो। तब तक मैं तुम्हें 50 घोड़े भेज दूंगी, तुम्हारे हर मेडल पे तुम्हारे पास सिल्वर गोल्ड सारे घोड़े पहुंच जाएंगे, बस तुम जीतती जाओ, तुम पीछे मुड़कर मत देखो। और इस बात को याद रखना कि तुम उड़ने के लिए बनी हो, दौड़ने के लिए नहीं बनी हो। तो अपनी किस्मत को नहीं कोसना और कभी नेगेटिव नहीं सोचना। प्रॉमिस? यस प्रॉमिस? यस। सिर्फ एक प्रीति की तुम आइडल नहीं हो, लाखों करोड़ों लड़कियों की तुम आइडल हो। जब भगवान हमें तकलीफ देकर नाम देता है ना, तो वो 10 वॉट के बल्ब के अंदर 100 वॉट की रोशनी दे देता है, और वो मिरेकल बन जाता है। यू आर अ मिरेकल। अपनी इस चीज़ को समझो कि ईश्वर ने तुमको ऑर्डिनरी चीज़ के लिए पैदा ही नहीं किया, तुम्हारे थ्रू तुमको देखकर कितने लोग इंस्पायर्ड होंगे। मैं चाहती हूँ मैम कि मेरी वजह से लड़कियाँ आगे निकले, खास कर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जैसे गांव है या मतलब बहुत बाउंडेशंस हैं लड़कियों के ऊपर, खास कर कि लड़कों को तो चलो बोल देते हैं वो 1-2 रात नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है कि लड़का है आ जाएगा, पर लड़कियों को हर चीज़ में बाउंडेशन की, नहीं ये कपड़े नहीं पहनने, नहीं सूट ही पहनना है, ये नहीं करना, या तुम लड़की हो तुम नहीं दौड़ोगी, या तुम लड़की हो तुम बाहर नहीं जाओगी, या तुम लड़की हो बस इतनी पढ़ाई बहुत है, शादी कर देते हैं, शादी कर देते हो कि भाई बस बच्चा हो जाए। तो मैं ये बोलती हूँ औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, वो उड़ने के लिए है। समझ आ रहा है? हाँ, भगवान ने उनको भी उतना ही हक दिया है जितना लड़कों को दिया है। तो सपने पूरे एक करने सिमरन और एक गजेंद्र ने कम से कम 1 लाख सिमरन और बनानी है। का। यस। सो कभी नेगेटिव नहीं सोचना, एंड थैंक यू के साथ में एम्बिशन को रखना है। जब हमारे अंदर शुक्र का भाव होता है तो हम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन के पास चले जाते हैं। तो थैंक यू रोज बोलना है, और हनुमान जी से 1-1 ग्राम रोज देती जाओ। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू मेक आवर कंट्री प्राउड। तुमने ऑलरेडी कर दिया है, पर अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।